शादी के बस कुछ ही दिन बाकी थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अमीर इंसान से हो रही थी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी ही नहीं थी। वह अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी एक बूढ़ी माँ थी और दो बिन ब्याही बहनें थी जिनसे मैं जल्द ही जल्द शादी करवाकर अपनी जान छुड़वा सकती थी और फिर उसके बड़े घर में आराम से राज कर सकती थी। मैं दिन रात मालिक बनने के ख्वाब देख रही थी क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घर से था और अपनी खूबसूरती और रंग रूप की वजह से मेरी शादी इतनी बड़े घर से हो रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुरूर था, लेकिन उस रिश्ते ने मुझे अफ़सोस करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी फूफू जिनकी वजह से मेरी शादी हुई थी, मैं उनसे भी बात नहीं करती थी। मैं किसी से बात करना भी ना गवारा करती थी। मेरे रिश्ते को कुछ ही दिन हुए। मेरी नंदे मुझसे मिलने के लिए घर आई गई। मुझसे तो उनसे भी मुस्कुराकर बात नहीं की गई क्योंकि वह आम और मामूली शक्ल वाली थी। मैंने सोचा जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं इन दोनों की शादी करके इन दोनों से छुटकारा करूँगी। शादी के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था और यह 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए थे। मेरी और अरीब की एक बार ही मुलाकात हुई थी जो मेरे माँ बाप ने अपने सामने करवाई थी। आरिफ एक गबरू और जवान मर्द था और उससे शादी करना किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान थी और साथ ही बहुत घमंड में थी। और फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया जब मैं रुखसत होकर अपने बड़े से ससुराल पहुंच गई थी। मेरी नंदे ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। रात का तकरीब 1 बज रहा था, लेकिन मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर गया और तकरीबन पिछले 2 घंटे से मैं भारी लिबास पहने बैठी थी। सोने के कीमती जेवर जो कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छे लग रहे थे, अब उनके भारीपन से मेरी गर्दन में भी दर्द शुरू हो गया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हें नोच कर अपने शरीर से अलग कर दूं। पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया था। कई दफ़ा मैंने सोचा कि उठकर अपने कपड़े बदल लूं, लेकिन बाहर की आवाज़ें और हंसी ने मुझे रोक कर रखा था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा आरिफ बाहर है और अपनी माँ बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। शादी की पहली रात थी। मेरे दिल में अपने पति को लेकर घबराहट थी। उसके इंतज़ार में मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। कौन से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो नवेली दुल्हन को इतनी रात तक अकेले छोड़ देते हैं। उन्होंने तो मेरे दूल्हा को भी बाहर रखा था और इससे बढ़कर कि आरिफ इस बात का जिम्मेदार था जिसे ना तो मेरे इंतज़ार का एहसास था और ना ही मेरे जज्बात का। मैं सोच रही थी भला सीधे साधे नज़र आने वाले लोग कितने शातिर हैं जो अपने बेटे को मेरे पास भी नहीं आने दे रहे हैं। मेरी मासूम शकल वाली नंदी बहुत मक्कार लग रही थी। मज़ीद 1 घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही और उसके बाद जब दरवाज़ा खोला तो आरिफ थका हुआ कमरे में आया और एक रस्म निभाने के तौर पर मुझसे कहने लगा, तुमने अभी तक यही कपड़े पहना हुआ है? जाकर या कपड़े चेंज करो और सो जाओ। अपने दूल्हा की इस बात पर मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। ना ही मेरी कोई तारीफ की गई थी और ना ही मुझे सराहा गया था, बल्कि इस तरह नज़रअंदाज किया गया था कि मैं दंग रह गई थी। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जो मुझे देखता वो पलक झपकना भूल जाता था। मेरे बाप ने ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए थे और फिर आखिर आरिफ को काबिल समझकर मुझे रुखसत किया था, लेकिन वही आरिफ मुझे खाक बराबर भी नहीं समझ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैं आगोशी से बिस्तर से उठी और अपने कपड़े बदल कर वापस अपने कमरे में आई थी। आरिफ अपनी जगह पर लेटा सो चुका था और मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने खिलाफ इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने इससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह आंखें बंद करके लेटा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगे। मैंने इस शादी को लेकर कितने सपने सजा रखे थे। हर किसी ने मेरे सामने आरिफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि वह बहुत नेक और फरमाबरदार इंसान है। मुझे भी यही लगा था कि जो लड़का अपने माँ बाप का इतना खिदमत गुजार होगा वह अपनी बीवी के साथ भी कितना अच्छा होगा। लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि आरिफ ने पहली रात ही यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ बाप का ही फरमाबरदार है।
और सारी रात मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते गुजारी। मेरे जज्बात किसी पल चैन नहीं दे रहे थे। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा दूल्हा शादी की पहली रात मेरी तारीफ़ करता, मुझे अपने होने का यकीन दिलाता और मेरे जज्बात को अपनी मोहब्बत बनाकर अपने नसीब पर आते आते न जाने मुझे कब नींद आ गई। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो आरिफ कमरे में मौजूद ही नहीं था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला और मेरी ननंद कमरे में आई। आते ही उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, भाभी, आधा दिन गुजर गया है, आपके घर वाले भी आ चुके हैं और आप अभी तक सोई रही हैं। यह सुनकर मैं चौंक उठी और घड़ी पर नज़र डाली तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, जहाँ मेरी अम्मा अब्बा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेरी अपनी अम्मा ने मुझे नाराज़ नज़रों से देखा और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, बुसरा, यार तेरे कैसा काम है, तूने तो हमारी तरबियत पर धब्बा लगा दिया है। ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि शादी के पहले दिन ही बहू ने दोपहर के 2 बजे उठकर आई है। अम्मा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई थी। वाकई में आज तक मैं कभी भी इतनी देर नहीं उठी थी, लेकिन कल रात जागने की वजह से शायद मेरी आँख नहीं खुली थी। मेरी नज़र सामने खड़े अरीब पर पड़ी, जो मेरे बाप के बराबरी में फरमाबदार सर झुकाए बैठा था। वो ऐसा बन रहा था जैसे उससे कोई नेक शरीफ इंसान कोई ना हो। उसके रात वाले रवैया का उसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था। उसे इस तरह मेरे सामने बैठा देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गई तो हर कोई मुझसे आरिफ के बारे में पूछ रहा था। मेरी सहेली तो मुझसे बार बार पूछे जा रही थी और इशारों में सवाल कर रही थी और मैं शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी थी। किसी को क्या बताती कि मेरे पति ने एक रात के वक्त आरिफ मुझे लेने आए और मैं वापस अपने ससुराल आ गई थी। मुझे लगा था शायद आज की रात वह हमारे दरमियान की दूरियों को मिटा देंगे, लेकिन मैं तो ससुराल पहुंचकर सबसे सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में चली गई थी। मगर आरिफ अपनी माँ बहनों के साथ ही बाहर बैठे रह गए थे। एक बार फिर इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं कभी बिस्तर पर बैठती तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती। ऐसे ही 2 बज गए थे और फिर 2:30 बजे थे कि आरिफ कमरे में आया तो मुझे जागता हुआ देखकर हैरान रह गया। मैं शिकायती नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अपनी जगह पर इस तरह लेट गए थे कि जैसे कि मैं कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा पति सारी दुनिया तो क्या अपने घर वालों को भी भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा साबित हो रहा था। वह अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर ऐसे हंसी मजाक करता था कि जैसे कि मैं उसका इंतज़ार ही नहीं कर रही हूँ। हमारा वलीमा भी हो चुका था और ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे, लेकिन आरिफ के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। वह सिर्फ अपनी माँ बहनों को ही वक्त देने जानता था और उन्हीं का हर हुक्म मानता था, यहाँ तक कि मुझे दोनों नंदे और सास से नफरत होने लगी थी, जिन्हें अपने घर आई नई नवेली दुल्हन का भी एहसास नहीं था। मेरा रवैया खुद ब खुद घर में मौजूद हर शख्स के साथ बुरा हो गया था। ना ही मैं किसी के साथ बैठती थी और ना ही बातचीत करती थी। मेरी ननद बात ही करना चाहती थी तो मैं उससे इस तरह नज़रअंदाज कर देती जैसे उनकी वजह से आरिफ मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। मैं उनके घर में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकी थी और ना ही आरिफ के दिल में। मैं शुरू से ही बहुत ही गरूर वाली थी और मुझे यही लगता था कि ससुराल आने के बाद मैं बहुत आसानी से हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लूँगी। लेकिन जब ऐसा कुछ भी ना हुआ तो मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। मेरा रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया और मैं आरिफ से भी दूर हो गई। उसके लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बन चुकी थी जिससे वह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेता और बाकी पर नज़र भी नहीं डालता। मेरे और इसके बीच दूरियां बढ़ गई थी और मुझे यकीन था
यह सब कुछ मेरी सास और नंदों का किया जा रहा है। वह किस तरह अपने बेटे को उसकी बीवी के करीब होते देख नहीं सकती थी, और हमारी शादी को 1 साल हो गया और ना ही मेरी गोद भरी हुई थी और ना ही हमारे रिश्ते में कोई सुधार आया था। मैं कभी कभी अपने माँ बाप से शिकायत करती तो मेरी माँ मुझे समझाने बैठ जाती कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं अपनी माँ की यह बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि वो अपने दामाद को समझाने की बजाय मुझे समझाती हैं। मेरे लिए यह रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ बन चुका था, क्योंकि मैं जब भी आरिफ से बात करने की कोशिश करती, वह या तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे या सुनकर अनसुनी कर देते थे। जब दिल चाहता मुझे वक्त देते, और जब उनका मन ना होता तो कमरे से बाहर निकल जाती। मैं उनके हाथों का खिलौना थी जिससे वह अपनी मर्जी से खेला करते थे। ऐसे में मैं सबसे दूर होकर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ गई थी और हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी। मैं फेसबुक खोलकर बैठी तो घंटों ऐसे ही गुजर जाते। ऐसे ही ग्रुप से ग्रुप में घूमते हुए बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन्हीं दोस्तों में से एक खास दोस्त बन गया था जिसका नाम था कबीर। उससे बात करते करते दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। घर के काम काज पहले भी नहीं करती थी और ना ही अपनी सास और नंदों से बात करना पसंद करती थी। लेकिन अब तो मैंने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। अब तो जब भी कबीर ऑनलाइन नज़र आता मैं उससे बातें करने में मसरूफ़ हो जाती। उसका और मेरा मिजाज तकरीबन मिलता जुलता था। वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। उसका दिल खूबसूरत लहज़ा और मीठी बातें मेरा दिल चुरा लेता था। अब वह मुझे अपने काबिल नज़र आने लगा था। मैं जब भी आरिफ से उसकी तुलना करती तो मुझे वह कबीर के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और मेरे दिल में कबीर के लिए जज्बात निकलने लगे थे। आरिफ मुझे तवज्जो नहीं देता था तो मैंने भी उस पर नज़र नहीं डाली थी। वह भी अपना ज़्यादा वक्त अपनी माँ बहनों के साथ ही गुजार देता था और आखिरी में तशरीफ़ लाता था। कबीर और मेरी बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते रात के वक्त तक पहुंच गया और अब तो मैं रात के वक्त चुपके से अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली जाती और फेसबुक पर कबीर के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। आरिफ तो कमरे में गहरी नींद में सोता रहता था। उन्हें मेरी इन हरकतों का हरगिज़ भी इल्म नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कबीर मुझसे तस्वीर मांगने लगा था। कभी वह मुझसे कहता कि वीडियो कॉल पर आओ, तो कभी कहता अपनी कोई तस्वीर भेजो। लेकिन सच तो यह था कि मुझे यह सब कुछ करते हुए डर लग रहा था। मैं शादीशुदा थी और आरिफ के होते हुए गैर मर्द के साथ बातें कर रही थी, इसलिए ना ही मैंने कबीर को कभी अपनी तस्वीर भेजी और ना ही वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा। वह तो मुझसे शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि जब तक तुम अपनी तस्वीर नहीं दोगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूँगा। मैंने उसे आज तक नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वह मुझे एक कुंवारी लड़की समझता था। वह जब भी मुझसे शादी तस्वीर की बात करता तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे अचानक आरिफ के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका मिजाज पहले से बहुत नरम हो गया था। वह मुझसे ठीक ठाक तरीके से बात करने लगे थे। यह बात मुझे बहुत हैरानी में डाल रही थी। और फिर एक रात अचानक आरिफ मेरे पास आए और मेरे कदमों में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी, उन्हें देख रही थी। और फिर आरिफ ने एक ऐसी बात कही जो मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो अपनी एक कीमती चीज़ दे दो। शादी के एक पूरे साल बाद आरिफ मुझे अपनी मोहब्बत देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह बदले में मुझसे क्या चाहते थे यह मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने आरिफ से कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। आरिफ मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम ही मुझे दे सकती हो, और वह तुम्हारी इजाज़त है दूसरी शादी की। वह मुझसे मेरा वह हक मांग रहे थे जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं दे सकती थी। आरिफ कह रहे थे कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वह मेरी इजाज़त ले रहे हैं। वह मुझसे दूसरी शादी का हक मांग रहे थे। आरिफ की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कैसे उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती थी।
वह कह रहे थे कि अगर मैंने अपनी खुशी से दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, तो वह मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर देंगे और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वह किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी, और अगर आज भी वह मेरे कदमों में आकर बैठे थे तो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी की खातिर। वह मुझसे इसलिए इजाज़त तलबदार थे क्योंकि उनकी अगर बुसरा इजाज़त नहीं देगी तो वह आरिफ़ की दूसरी शादी नहीं करवाएँगे। आरिफ़ की इस बात से मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही थी। यह सच था कि मैं उनसे नज़रअंदाज़ कर रही थी और यह रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की ज़िंदगी में दूसरी औरत का वजूद नहीं कर सकती थी। आरिफ़ के इस रवैये ने मेरा दिल पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। आरिफ़ मेरे कदमों में बैठे मेरी इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे और मैं फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। और फिर काफ़ी देर बाद मैंने टूटे लहज़े में कहा, मुझे बताओ वह लड़की कौन है? वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है जिसने आपको इस तरह अपना बना लिया है कि आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर आरिफ़ धीरे से मुस्कुराकर कहने लगे, मोहब्बत रंग रूप और खूबसूरती देखकर नहीं की जाती, यह तो दिल से होती है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ शायद वह तुम्हारी तरह खूबसूरत ना हो, लेकिन उसकी बातें बहुत खूबसूरत हैं और उसकी बातों ने मुझे अपना बना लिया है। आरिफ़ के लफ्ज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वे कबीर जैसे बातें कर रहे थे। उससे भी मुझे बिना देखे मोहब्बत हो गई थी और वह भी मुझसे शादी की ख्वाहिश कर रहा था। लेकिन मुझे अपने उस रिश्ते के पास था जिसे रिश्ते से मुझे मेरे माँ-बाप ने बाँधा था। इसलिए मैंने कबीर को ना ही तो अपनी तस्वीर दिखाई थी और ना ही कभी शादी के बारे में सोचा था। लेकिन आरिफ़ मर्द था, वह बहुत आसानी से अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे थे। मैंने रोते हुए आबिर से कहा, वह दूसरी शादी का ख़्याल अपने दिल से निकाल दें। मैं उनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर आरिफ़ कहने लगे, वाह! मेरी जैसी गुरूर लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकते हैं जिसे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। आरिफ़ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें तो मेरी दोनों बहनें और अम्मा बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम तो शादी से पहले ही उन दोनों से जान छुड़ाने के ख्वाब देखा करती थी। अगर मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें तुम्हारा हक आसानी से दे देता, तो तुम कुछ ही दिनों में मेरी माँ बहनों को इस घर से बाहर निकाल सकती थी। इसलिए मैं तुमसे कभी पास ही नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई उस दिन तुम मुझे अपने रिश्ते से दूर कर दोगे। आरिफ़ की बातों से मैं हक्का बक्का रह गई थी कि वह मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और मेरी नीयत की वजह से ही आज तक मेरा रिश्ता संभाल नहीं पाया था। उनकी और मेरी दूरी की वजह कोई लड़की नहीं, बल्कि मेरा खराब रवैया थी और उसी खराब नीयत की वजह से कोई दूसरी लड़की उनके दिल में जगह बना चुकी थी। आरिफ़ की बात सुनकर मेरी आँखों से में आँसू बह रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस तरह गलत थी। मैं आरिफ़ के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। आज मैंने अपना गुरूर सब एक तरफ रख दिया था क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। आरिफ़ वाक़ई एक अच्छे इंसान थे। यह तो एक मेरी नीयत का फितूर था जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा था। आरिफ़ ने मुझे माफ़ कर दिया और आहिस्ता से कहने लगे कि उन्हें मोहब्बत हो गई है और पहली बार उन्हें किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि एक दफ़ा मुझे उस लड़की से मिलवा दो, तो आरिफ़ ने बताया कि वह लड़की मुझे फ़ेसबुक पर उनकी दोस्त बनी है और अभी तक उन्होंने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। आरिफ़ ने जब ऐसा कहा और अपनी फ़ेसबुक की आईडी दिखाई, तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ पर कबीर का नाम जगमगा रहा था। मैंने हकलाते हुए आबिर से कहा, आपकी आईडी कबीर नाम से क्यों है? तो आरिफ़ बताने लगे कि मुझे कबीर नाम बहुत पसंद है और कभी आगे जाकर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कबीर ही रखूँगा। और यह आईडी बनाते हुए भी इसीलिए मैंने उसी नाम का इस्तेमाल किया था। कबीर की आईडी और उस पर लगी एक बच्ची की तस्वीर देखकर मैं अच्छी तरह पहचान गई थी कि यह और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे मैं दिन रात बातें करने लगी हूँ और जो मेरी हर बात को गौर से सुनता है। इत्तेफाक से मैं भी जो आईडी इस्तेमाल कर रही थी वह मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन की थी और इसलिए आरिफ़ भी असली नाम से वाकिफ़ नहीं थे। जिस तरह से मैं आरिफ़ की आईडी देखकर अपनी मेरी ज़बान को ताला लग गया था।
मैं जान गई थी कि वह जिस लड़की से मोहब्बत के दावेदार हैं वह मैं ही हूँ, उनकी बीवी। मैंने उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन उनसे वादा लिया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर आरिफ हैरान रह गए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके घर और घर वालों को दिल से अपना लूँगी। और फिर रात में मैंने खामोशी से अपनी आईडी खोलकर मैंने उन्हें एक मैसेज भेज दिया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहूँ और तय कर चुके, इसलिए मैं उनसे कभी बात नहीं कर सकती। मैंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। अगली सुबह आरिफ शायद वो मैसेज पढ़ चुके थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि अब वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, बल्कि मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लेंगे। एक लंबे अरसे के बाद हम दोनों का रिश्ता सही रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उसके लिए मैंने यह सच छुपाया था कि मैं ही वही लड़की थी जो रात गए उनसे बात करती थी, क्योंकि इस तरह से मैं अपने पति की नज़रों में गिर जाती और वह मुझे तरकीबदार समझने लगता, क्योंकि यह भी यही कर रहे थे। लेकिन मैं उसी रास्ते पर उन्हें लाने वाले में ही थी। अगर मैं शादी से पहले ही उनके घर वालों को अपना लेती तो मुझे शादी की पहली रात ही अपना बना लेते और हमारी शादी को 10 साल होने वाले। मेरा रिश्ता एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंच चुका है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। हम लड़कियाँ बहुत नादान होती हैं जो यह समझ दी हैं कि शादी के बाद हम सास और नंदों को घर से निकाल कर शौहर के दिल पर राज कर लेंगे। हमें यह याद क्यों नहीं रहता कि जिस तरह दरख्त उनकी जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कोई भी रिश्ता अपने बुनियादी रिश्तों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सास और नंदों को घर से निकाल कर पति के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उनकी थोड़ी सी खिदमत और फरमाबरदार कर पति के दिल में घर किया जा सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या किसी एक रिश्ते को जीतने बाकी रिश्तों को काटना ज़रूरी है, या सभी रिश्तों की इज्जत और गुर्बत के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ना आसान है? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।